Press the bell icon of the Epaathshaala channel and never miss another update. So guys, now it's a part 5th of this chapter. चैप्टर का नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जिसे आप निर्माण उद्योग बोलते हैं. ये वीडियो का 5वां पार्ट है. इससे पहले वीडियो के हमने 4 पार्ट अपलोड करे हैं चैप्टर के, और ये वीडियो का लास्ट पार्ट है. इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज, जिसे आप ज्ञान आधारित उद्योग बोलते हैं. दोस्तों, ये सारे उद्योगों में से सबसे अलग उद्योग इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं इसने इकोनॉमिक के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट डाला है, क्योंकि पूरी तरीके से ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है, लोगों के लिए इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली टेक्नोलॉजी है. दैट इज़ वाई इसने कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक रेवोल्यूशन ला खड़ा किया है. इसने अर्थव्यवस्था को बहुत तेज़ी से एक नई, मैं बोल सकता हूँ, इकोनॉमिक एंड सोशल इन्वायरमेंट के अंदर लेके आया है ये. और इसके साथ साथ इसने बहुत तेज़ी से जो दूसरे इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे ग्रो होने की कोशिश करी है. तो पूरी इंडस्ट्रीज़ में मैं ये बता दूं आपको, तो सारी इंडस्ट्रीज़ में से ये जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ है, मतलब जो नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, ये आए दिन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है. दिन प्रतिदिन ये बढ़ती ही जा रही है, और साथ साथ में इसने सभी उद्योगों को बहुत पीछे छोड़ दिया है. भारत की उपलब्धि इसमें यह है कि 2% जीडीपी का हिस्सा नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री अभी भी शेयर करती है, और साथ साथ इसकी क्वालिटी के अंदर जो मैं बोल सकता हूँ बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं. और ये कहीं ना कहीं जो एमएनसीज़ है उनके लिए बहुत अच्छा है. एमएनसीज़ वही है जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ बाहर के देश से आके हमारे भारत देश के अंदर व्यापार करती है, हम उन्हें अट्रैक्ट कर पा रहे हैं किसी न किसी तरीके से, है ना. तो इससे हम ये देख सकते हैं कि ये जो नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, इसने कहीं ना कहीं हमारे जो रोज़गार के जो अवसर हैं उसको बढ़ाने की कोशिश करी है. अब इसके साथ साथ हमने ये भी देखना है कि अगर इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ है तो उसने कहीं ना कहीं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है. ये सब इसीलिए हुआ था क्योंकि हमने ये देखा कि जिस तरीके से आज़ादी के बाद हमारी इंडस्ट्रीज़ ग्रो हो रही थी, तो 1991 के बाद हमने काफ़ी कुछ बदलाव करने की कोशिश करी. दोस्तों, ये बदलाव सिर्फ इसीलिए थे ताकि हम जो और भी लाभ है हम वो ले पाएँ. लाभ लेने का मेन मकसद हमारा यही था कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है, चाहे वो शुगर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे वो किसी भी बेस्ड की इंडस्ट्रीज़ हो, वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ प्रॉफिट देना चाहती थी हमें. और कोई भी इंडस्ट्रीज़ है उसको कैसे बाहर की कंपनी से हम अट्रैक्ट कर पाएँ और कैसे हम उन चीज़ों से अपने देश का फ़ायदा पहुंचा पाए, तो वो हमने 1991 की पॉलिसीज़ के तहत हमने अपने व्यापार के अंदर कुछ बदलाव किए थे, जिसका मेन काम था कि सबसे पहले तो हमें जो व्यापार हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाए हम लोग, और साथ साथ जो डिस्ट्रॉक्शन हमें देखने को मिलता है जो व्यापार के समय जो कायदे कानून नियम हैं वो ठीक करने थे, वो हमने 1991 की पॉलिसीज़ के बाद ही करे. उसके बाद हमने सब्सटेंस ग्रोथ करने की कोशिश करी, और हमने इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाया, और इंटरनेशनल जो ग्रोथ था, जो इंटरनेशनल हमारे साथ कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन चल रहा था, उसको भी हमने साथ साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करी. इससे फ़ायदा ये हुआ कि हमने जितने भी उद्योग थे जो लाइसेंस बेस्ड उद्योग थे उनको ख़त्म कर दिया और कहीं ना कहीं निजीकरण करने की कोशिश करी. इससे क्या हुआ कि फ्री एंट्री हुई फॉरेन टेक्नोलॉजी की, और साथ साथ हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हमारे देश के अंदर लाया. इससे हुआ क्या कि बाहर की कंट्री के जो व्यापार थे वो हमारी कंट्री के अंदर आ पाए और हम उन्हें अट्रैक्ट कर पाए, और साथ साथ हमने उनका इन्वेस्टमेंट भी देखा. इससे क्या हुआ कि कैपिटल मार्केट बढ़ गई और लोगों को बहुत तगड़ी मात्रा में व्यापार होने लग गया. तो एट प्रेजेंट टाइम अगर आप देखते हैं कि आसपास जितनी भी चीज़ें आपको इंटरनेशनली मिल रही है, चाहे वो वीवो, ओप्पो या एमआई कुछ भी हो, वो सब आपको इंटरनेशनली इन सब चीज़ों की वजह से ही मिल पा रहा है. तो इसीलिए हमें इसको कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग को बहुत सारे फेज़ में देखा है. वो हमने 1991 के बाद इसको कुछ और बदला, फिर 2000 के बाद ये कुछ और बदल गया, अभी 2020 में कुछ और बदल जाएगा, है ना. इन सब का मेन मकसद था कि उदारीकरण को बढ़ावा दिया जाए. इससे वैश्वीकरण बढ़ेगा, और वैश्वीकरण के बाद हम उद्योगों की नई नीतियों को तय कर पाएंगे. अब सरकार ने ये कोशिश करी कि भाई अगर हमें औद्योगिकरण को बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर को हमें कम करना पड़ेगा. इसलिए उन्होंने पब्लिक सेक्टर को 17 से घटाकर 4 कर दिया था 1956 के अंदर. और उसके साथ साथ उन्होंने एटॉमिक एनर्जी, रेलवे सरकार ने अपने अंडर में लिया था, लेकिन उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अपने हिस्से में नहीं ली. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि जो वित्तीय संस्थाएं हैं वो भी इनके अंडर में ही रही.
लेकिन बहुत सी ऐसी प्राइवेट कंपनी थी जिनमें इन्वेस्ट करने के लिए बाहर के फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कोई ज़रूरत नहीं थी, तो वो हमें फ़ायदा हुआ, है ना। तो इससे हमने विदेशी व्यापार अट्रैक्ट करा और साथ साथ भारत ने इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है उसको और अच्छा करने के लिए उसने कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होती है, विदेशी निवेश जो होता है वो अट्रैक्ट करने के लिए हमने फ्री कर दिया, और कोई भी कंट्री जो है हमारे जो इंडस्ट्रीज़ है उसके अंदर अपना पैसा लगा सकती है। तो ये सबसे प्लस पॉइंट था हमारे देश के लिए। और उसके साथ साथ हमने जो MNCs होती है उनके साथ जो ट्रेड बैरियर्स थे उनको ख़त्म किया। हमने उनके साथ बहुत सारी इंडियन से रिलेटेड जो रिलेटेड कंपनीज थी वो इस्टेब्लिश करी, और बड़े पैमाने पर उनका सामान जो है अपने देश के अंदर इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। और उसके साथ साथ हमने जो ट्रेड का एडजस्टमेंट है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का वो भी ठीक किया। तो आप इसी वजह से देखेंगे कि हमारे भारत के अंदर ना इंडस्ट्रियल रीजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप ये देखेंगे सिलेक्टेड इंडस्ट्रियल रीजन है जिसमें बहुत बड़ी मात्रा के अंदर 1991 के अंदर बदलाव हमें देखने को मिले थे, है ना। तो इसमें से हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप एक एक करके सारे पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बस आपको इम्पॉर्टेंट ये बताऊंगा कि जो हमारा पुणे मुंबई और पुणे रीजन है जिसने उद्योग को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, उसके बारे में हम डिस्कशन पहले करेंगे, ठीक है। तो आप ये देखेंगे भाई कहीं ना कहीं ये जो ट्रेड है पूरी तरीके से कॉटन हिंटरलैंड की वजह से फेमस हुआ, क्योंकि अगर आप देखोगे तो शुरुआती समय में हमारे भारत के अंदर जो आपका ये मुंबई है उसके अंदर कपास के लिए, कॉटन के लिए सबसे अच्छी जलवायु हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। हमने कॉटन बेचा और उसके बाद कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जब स्विज नहर खुल गई थी 1869 के अंदर, तो उसके बाद तो बाहर का ट्रेड भी हमारी कंट्री के अंदर आने लग गया था। बाहर का ट्रेड जब आने लग गया तो सामान हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में इज़राइल, इराक और UK, US बहुत तरीके से यहाँ से ट्रेड होता हुआ स्विज नहर से होता हुआ हमारे भारत में आया। और मुंबई एक ऐसा पोर्ट था जो उस समय पे बहुत तेज़ी से डेवलप होना चालू हो गया। उसके साथ साथ मुंबई पोर्ट को फ़ायदा हुआ और व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गया। हाइड्रोलिकल पावर जो है वेस्टर्न घाट की वजह से उसको फ़ायदा पहुंचा, और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो जल से जल विद्युत जो होता है, मतलब जो मैं कह सकता हूँ जल से हम बिजली पैदा करते हैं, वो भी बड़ी मात्रा में यहाँ पे होने लग गया था। अब यहाँ पे इसके साथ साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट भी था तारापुर के अंदर, जो पूरे देश के लिए बहुत गौरव की बात थी। और साथ में इस इंडस्ट्रीज़ के साथ बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ और भी मुंबई पुणे रीजन के अंदर हमें देखने को मिली, जैसे इंजीनियर टूल्स है, ऑयल रिफाइनरीज़ है, पेट्रोकेमिकल है, लेदर गुड्स है, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, ड्रग्स एंड फर्टिलाइज़र, ये सारी इंडस्ट्रीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। दूसरा है गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ रीजन। आप ये देख सकते हैं ये वाला रीजन, क्योंकि ये तो दिल्ली है, कैपिटल है, तो भाई ये गुड़गांव को और मेरठ को और आगरा के आसपास के सभी इलाकों को जोड़ती है। तो इसीलिए ये जो प्रदेश है ये भी बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ। हाँ, मानते हैं कि ये प्रदेश जो है ग्रो तो जल्दी हुआ, लेकिन ये पूरी तरीके से जो मिनरल रिसोर्स है उनसे बहुत ज़्यादा दूर है। इसीलिए यहाँ पे हमें हल्के उद्योग देखने को मिलते हैं। हल्के उद्योग जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाला, ऊनी वस्त्र हो गया, चीनी मिल हो गया, है ना, और उसके बाद एग्रीकल्चर हो गया। तो ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ग्रास, लेदर गुड्स, ये सारे गुड्स हमारे भारत के अंदर यहाँ पे गुड़गांव, दिल्ली, जो मेरठ है वहाँ के रीजन में हमें बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और इस वजह से इसके आसपास का रीजन और फेमस हो गया और यहाँ पे और ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेंटर्स जो है वो डेवलप हो गए, जैसे गुड़गांव है, गुरुग्राम उसका नाम हो गया, दिल्ली, फरीदाबाद, मेरठ, मोदीनगर, गाज़ियाबाद, अम्बाला, आगरा एंड मथुरा। तो ये इस वजह से फेमस हुआ क्योंकि 1991 के बाद हमारा जो लिबराइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, वो काफ़ी तेज़ी से बदला। हमने इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करे, बहुत ज़्यादा बदलाव करे, है ना। सो गाइज़, इस चैप्टर के अंदर इतना ही है। हमने मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काफ़ी हद तक चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है। Hope you like this chapter and you got so much information from this chapter. So let's meet in the ninth chapter as early as possible. So this is it in this video. तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है
कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।